नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट हम केतु की प्लेलिस्ट को अभी बीच में पॉज करने वाले थे, हम दूसरे विषयों को आगे रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं कि प्लीज़ केतु को कंप्लीट कर लिया जाए। इसीलिए हमने दूसरी प्लेलिस्ट को भी पॉज कर दिया है और केतु को ख़त्म करने के बाद ही हम दूसरी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए मैं अपने जो बचे हुए समय पार्ट टाइम समय में ही चैनल को समय दे पाता हूँ, तो अगर किसी कारण से किसी का रिप्लाई तुरंत नहीं दिया जाता है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं हालांकि कोशिश करता हूँ कि हर वो ज़रूरी कमेंट पढूं, लेकिन अगर कोई अलग से समय लेना चाहता है तो उसका एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं कि चैनल में अपने एक या दो कोई ऐसे डाउट आपके आ रहे हैं उनको वहीं पूरा कर दिया जाए, लेकिन अगर आपको पर्सनली कंसर्न करना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसका एक प्रोसीजर है। बिना दक्षिणा के हमें अति नहीं करनी चाहिए कि नहीं, हम या तो पहले ज़माने में गुरु के आश्रम में जाकर सेवा करते थे, उसके बाद कुछ कामना करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप समय लेकर कुछ ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसको दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ तक बात चैनल पर कोई आपके कमेंट आते हैं, कोई ऐसी आप पूछते हैं बातें, तो हम कोशिश करते हैं उसका रिप्लाई वहीं कर दें, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत अलग अलग, क्योंकि मैं एक साइंस एजुकेटर भी हूँ और भी कई जगह मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है अष्टम भाव, आठवां भाव। आठवां भाव क्या बताता है? आठवां भाव हमारे जीवन में, इसको आयु भाव, कई लोग उसको मृत्यु भाव भी कह देते हैं, लेकिन भयभीत होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आयु के बारे में बताता है और मृत्यु का कारण या मृत्यु किस प्रकार से होगी उसका अंदाज़ा अष्टम भाव से लगता है। अब जैसे मेष लग्न में यहाँ 8 नंबर है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि कहीं भी हो छुपी हुई राशि मानी जाती है, अपने आप को हाइड करने वाली राशि मानी जाती है। तो इससे इस हाउस से संबंधित जो भी विषय होगा, इस विषय को लेकर मेष लग्न का जातक बड़ा गुप्त रहे, यानी अपने कभी भी एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को लेकर ज़्यादा एक्सपोजर ये पसंद नहीं करते हैं। यह हाउस कहीं भी हो 8 नंबर, उसको हाइड करके रखते हैं वो। जैसे मान लीजिए 8 नंबर आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, तो आप 11th यानी अपने गेन्स के बारे में खुलकर लोगों को कुछ नहीं बताते हैं। तो इसी प्रकार से ये अपने ससुराल पक्ष की बातों को भी ज़्यादा मतलब उसका विस्तार नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा जो जो अष्टम भाव से संबंधित विषय हैं, और एक प्रकार के ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न आ जाता है, तो ये सीक्रेट्स जो है हमारे जीवन में उनमें लगे रहते हैं, लेकिन ज़्यादा खोल नहीं करते हैं पब्लिक से। अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है जब आपको किसी सिद्धि के पीछे या किसी कुंडलिनी जागरण में लगना है तो ज़्यादा बताने का विषय नहीं है। और आपको पता है ये भाव भी उन चीज़ों का है, अकल्ट का है, तो साधनाओं को ज़्यादा बोल कर उनकी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। गुप्त साधनाएं ही मानी जाती हैं और ये राशि बाय डिफ़ॉल्ट ही गुप्त है, तो एक नेचुरल एडवांटेज रहता है यहाँ पर 8 नंबर के आने का। क्लियर हो गया? अब मंगल की स्थिति, अब जैसे कहते हैं कि केतु कुजवत माना जाता है, कुछ यानी मंगल की तरह माना जाता है, लेकिन मंगल और केतु में एक बहुत बड़ा फर्क है। केतु भी एक प्रकार का पराक्रम देता है, लेकिन उस पराक्रम में हम मानते हैं कि वो उस पराक्रम का उपयोग किस लिए करेगा? इस संसार से निवृत्ति के लिए एक बहुत बड़ा पराक्रम चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप इस पराक्रम को नेगेटिव साइड ले जाएं तो वो पराक्रम कई दफ़ा, जैसे ये केतु कहीं जल तत्व और अग्नि तत्व राशियों को अगर छोड़ दें तो पृथ्वी तत्व राशियों में बैठे और उसमें कोई एग्रेसिव प्लैनेट आइदर शनि या मंगल का प्रभाव है, तो फिर केतु एक सुसाइड बॉम्बर, एक आतंकवादी यानी मंगल की तरह भी बर्ताव करने लग जाता है। क्लियर हो गया? मंगल काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन केतु के अंदर एक बहुत बड़ी एडवांटेज कह सकते हैं जो मंगल में नहीं है।
इस संसार का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, सब कुछ प्राप्ति के बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। कहता जी मेरा लक्ष्य था कि मुझे 50 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, वो मैंने कर ली है। तो कहता जी मिल गई शांति? कहता जी वो नहीं मिली है। केतु ही वो प्लैनेट है जो हमें इस संसार से मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, इस संसार के बंधनों से मुक्त करने में सहायक है। वृश्चिक राशि में इसको अच्छा माना जाता है। क्लियर हो गया? कुछ भावों को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसके लिए लगाव छोड़ दें, कहीं मान लीजिए जैसे धन भाव में इस प्रकार का बनता है कॉम्बिनेशन, या आपके आय के साधनों में बनता है, तो फिर ऐसा आदमी बॉदर नहीं करता है। जबकि इन चीज़ों में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना ज़रूरी है। स्पेशली ठीक है आप इनकम के बारे में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे अपने वित्त मंत्रालय का, एसेट्स का, तो फिर कैसे चलेगा? हर चीज के लिए धन चाहिए, और वो कहां से निकलता है? सेकंड भाव से, द्वितीय भाव से। तो यहां किस प्रकार के एडवांटेज दे रहा केतु? यहां बैठकर आपको ध्यान रखिएगा, मैं अकेले केतु की बात कर रहा हूं। अगर यहां शनि बैठ जाते हैं, हालांकि शनि इस भाव के कारकत्व माने जाते, तो फिर केतु का अपना एजेंडा खत्म। केतु तो शनि का जो एजेंडा उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, शनि के साथ केतु कई गुना बल बढ़ा देते हैं शनि का, लेकिन अपने एजेंडे को, मोक्षा वाले पार्ट को सेकेंडरी, शनि के एजेंडे को प्राइमरी एजेंडा बना देते हैं। कोई भी प्लैनेट इनके साथ बैठेगा तो अगर इनके मित्र हैं तो फिर अपनी सारी शक्ति कई गुना उपयोग के रूप में, याद रखिएगा शनि और केतु खाली दो प्लैनेट इस प्रकार से नहीं मानना है। कहते हैं कि अगर शनि कहीं उच्च के बैठे और केतु उनके साथ बैठ जाए तो पूरी कुंडली का वो एक लौता ग्रह आपको एक्सट्रीम पर ले जाने में सक्षम होता है। मतलब जैसे अलग अलग शश योग है, तो वो शश योग की भी महत्ता इतनी बढ़ जाती है अगर केतु साथ में आ जाते हैं, कई गुना बढ़ा देता है। मतलब 2 गुना नहीं, जैसे आप अकेले बैठे हैं या अकेले किसी कार्य को करने में लगे हैं, उसका एक अलग प्रोफाइल होगा, लेकिन अगर जैसे 2 लोग आ जाते हैं तो उसको 2 लोग ना समझकर आप ये समझें कि भाई उस व्यक्ति को एक सहारा मिल गया, और ये बहुत ओबिडेंट है केतु, तो शनि कई गुना मोटिवेटेड हो जाते हैं। प्रायः वैसे वृश्चिक राशि में शनि अष्टम भाव में बुरे नहीं माने जाते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि हालांकि एक्सप्लोर करने का काम जरूर करेंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन भी देंगे आपको। क्लियर हो गया? लेकिन ये व्यक्ति छुपी हुई विद्याओं को जानने में सक्षम हो जाता है। इसके पास एक प्रकार की ऐसी उसको सिद्धि का अनुमान, ऐसा लगता है उसके पास कोई स्पेशल 6 सेंस काम कर रही है, पूर्वानुमान होने लग जाता है होने वाली चीज़ों का। अब केतु यहाँ पर विरक्ति की तरफ लेकर जाता है और मेडिटेशन और कह सकते हैं अकल्ट की पॉजिटिव साइड। ध्यान रखिएगा, केतु बाय डिफॉल्ट चाहे इनका रूप कैसा ही हो, ग्रंथों में लिखा है कि भाई ये थोड़े अपने आप को, शरीर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, शरीर दिखने में थोड़ा मटमैला लग सकता है, गंदा लग सकता है, कपड़े भी काले मटमैले पहनते हैं। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर परमहंस वाली साइड से जोड़ दें तो एग्जैक्टली ऐसा ही परमहंस या अवधूत का काम भी क्या होता है? अवधूत यही होते हैं भाई, इन चीज़ों से निर्लिप्त है वो, बिल्कुल सांसारिक विषयों से कोई लेना देना नहीं है। अष्टम भाव को सेकेंडरी मोक्षा हाउस भी कहा जाता है, और केतु मोक्षा हाउसेज में अगर सपोर्टिव राशि में है तो काफ़ी हद तक ये उस सपोर्ट का इस्तेमाल करता है। यानी इस व्यक्ति में बाय डिफ़ॉल्ट शुरू से ही लगन देखिए, अगर ये वाले गुण में मिल जाते हैं मोक्षा के, तो ये मान के चलिए, क्योंकि अगर किसी के मन में ये भावना है तो भगवत गीता का जो श्लोक है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, वो इन पर क्रियान्वित होता है। यानी एक समय के बाद ये लोग उस चीज को स्वीकार करने लग जाएंगे, और इसका मतलब निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं ये लोग। अपना जीवन ही नहीं, दूसरे के जीवन को चलाने में भी ये सार्थक होगा। और यहीं कहीं राहु बैठ जाए, राहु पूरी तरह क्या है? बहिर्मुखी, और लाओ और लाओ और लाओ, और केतु कहता बस अब त्याग की भावना। तो अष्टम भाव में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, अगर जैसे मंगल सपोर्ट नहीं करता है तो देखो केतु एग्रेशन तो यहाँ लाएगा नहीं वैसे,
लेकिन इन चीज़ों से दूर करने का मतलब है कि आदमी अपने लैंगिक सुखों से दूर होने का प्रयास करता है, झगड़ के नहीं, बस वैसे ही पति पत्नी साथ रहेंगे, लेकिन अगर जैसे किसी महिला की कुंडली है तो वो पति से एक प्रकार का लैंगिक दूरी बनाए रखेगी, किसी पुरुष की कुंडली है तो वो महिला से लैंगिक दूरी बनाए रखेगी, क्योंकि इन विषयों को लेकर वो एक प्रकार से निर्लिप्त हो जाते हैं। फिर अब इसको कई लोग एडवांटेज देख रहे होंगे, कई लोग डिसएडवांटेज देख रहे होंगे, लेकिन प्रकृति ने जो बनाया है वो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है, और हमें जो मिला है वो हमारा है, ये बात याद रखिएगा। कई लोग बहुत तड़पते हैं, फड़फड़ाते हैं कि सर कोई तरीका बता दीजिए, नहीं सहा जा रहा। इवन मैं भी, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन नियमों में बंधा नहीं हूं। कोई भी संसार में अगर ईश्वर भी आता है तो वो एक प्रकार का चार्ट लेकर आए हैं, जैसे भगवान राम के जीवन में भी वो चार्ट लेकर आए, और उनके अष्टक वर्ग की या उनके लग्न कुंडली की आप चर्चा करके देखेंगे तो जो वहां तय है लगभग वैसा ही जीवन उनने जिया। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो भी हमारा प्रारब्ध है, जो एक प्री इमेज लेकर वो आ रहे हैं, उस प्री इमेज को हमें स्वीकार करना ही होगा। क्लियर होगा? किसी कारण से, जैसे क्योंकि आपको पता है, अब कई बार मन में आ सकता है कि सर ईश्वर का क्या प्रारब्ध है। अब ईश्वर के साथ में रहने वाले जो भी आपने सुना हो, जय विजय 2 अंगरक्षक थे, उन्होंने किस प्रकार से सनत सनंदन सनत कुमार 4 ऋषियों को रोका। अब क्योंकि वो विष्णु भगवान के अंगरक्षक थे तो उसका दोष कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली विष्णु भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। और जो प्रारब्ध वहाँ एक इंसान के लिए बन सकता था कि भाई आप कहीं ऑफिस में रहते हैं, आप बॉस हैं और आपसे कोई मिलने आ रहा है, उसको कोई रोक रहा है और गलत तरीके से रोक रहा है, तो फिर जो एक यहाँ से प्रारब्ध बनता है जिस दोष के कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा, तो वही एक प्रकार की कुंडली उनको मिली। तो इसलिए याद रखना है, प्रारब्ध को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा रेमेडी है। कोई कहता है जी उपाय बताओ। उपाय मतलब क्या? भाग जाएंगे छोड़कर अपनी कुंडली को? अगर आप थोड़े बोल्ड होकर ये कह दें कि ईश्वर गलत नहीं हो सकता है, ईश्वर ने जो मुझे दिया, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बात करें, मेरे पिता छिन गए, मेरी माँ कम उम्र में चली गई, ये अच्छा ही है, तो मतलब हम नेचर के रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो चलिए याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को स्वीकार करें आप। वृश्चिक राशि का ये रूप आपको निश्चित रूप से अष्टम भाव, कहीं ना कहीं अकल्ट की तरफ लेकर जाने वाला रिसर्च, अगर मंगल बलवान होकर उच्च होकर यहाँ बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने स्टेटस में रिसर्च का भरपूर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बात तय है कि ये जातक अष्टम भाव के विषयों को लेके निर्लिप्त रहेगा, इनसे एक प्रकार का अंतर्मुखी होने का प्रयास करेगा कि भाई ध्यान योग में लगे रहो। ससुराल पक्ष की भी बात करें, ससुराल पक्ष जैसे मान लीजिए मंगल बहुत मजबूत है, उनका बहुत मजबूत ससुराल पक्ष रहेगा, लेकिन केतु यहाँ बैठे हैं तो ये ज़्यादा बॉदर नहीं करते, कहते भाई ठीक है हमारा बहुत बड़ा ससुराल है, बहुत नाम है उनका। एक तो उधर भाई ससुराल से कुछ मिलने वाला है तो हम अनावश्यक दिखावा करते हैं। केतु इस मामले में बहुत कम पसंद है उसको, क्योंकि देखो मोक्षा का मतलब क्या? फर्स्ट क्लास। ये केतु का एक विशेष गुण है जो राहु से बिल्कुल अलग करता है इसको। राहु बात करता है छद्म की, और छद्म का मोक्षा से कोई लेना देना नहीं है, और मोक्ष बात करता है प्योरिटी। रूप कैसा ही इनका हो, रूप इनका हमें अटपटा सा दिखाई देता है, मलिन दिखाई देता है, लेकिन ये इनके विचार एकदम प्योर हैं। कोई डिप्लोमेसी, कोई षड्यंत्र की बात केतु नहीं करता है। हाँ, केतु को किसी ने, मतलब जैसे केतु हमारी कुंडली में गलत बैठ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति गलत व्यक्ति से ट्रेंड होता है, मोटिवेट होता है, उसकी एजेंडे को वो पूरा करने, उसका खुद बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि केतु का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वो ध्यान रखना। बहुत अच्छा ग्रह माना जा सकता है केतु। भाई जो मोक्षा की तरफ लेके जा रहा है उसका अर्थ क्या है? मोक्षा में सेकंड क्लास वाले नहीं चलेंगे। कहता जी मैं किसी भावना से किसी को कुछ दे रहा हूँ, या मैं हर महीने कहीं भी कोई तीर्थ यात्रा जाता है, दुख से कहना पड़ता है वो तीर्थ यात्रा हर महीने जा रहा है, लेकिन वो बाकी महीने के 29 दिन अपने व्यापार में लोगों को लूट रहा है। लोगों का अर्थ होगा ईश्वर के बनाए हुए रूप, तो वो नहीं चलेगा। तो केतु के एजेंडे को आपको दिमाग में रखना है। जब तक केतु का स्वरूप स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, आप कितना ही प्रैक्टिस कर ले, कितना ही
क्रैमिंग करने का प्रयास करें। और कई लोगों ने मुझे कहा कि सर खाली हमें इस भाव में बैठे प्लैनेट का फल बता दीजिए 2 लाइन में। मेरी बात का यकीन कीजिए, इसीलिए आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी में दिक्कत हो रही है। ये कोई 2 लाइन 3 लाइन का बात नहीं है। इनके स्वरूप को जानने के लिए ग्रहों की कथा, ग्रहों पर चर्चा बहुत आवश्यक है। फिलॉसफिकल ज्ञान, दर्शन शास्त्र नहीं होगा, भगवत गीता का ज्ञान नहीं होगा, कितना ही आप ट्राई करें, ना तो आप खुद समझ सकते ना दूसरों को समझा सकते। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ये केतु एक एडवांटेज देता है और ये जीवन में अष्टम भाव से संबंधित प्योरिटी लाता है। क्लियर हो गया? और अगर कहीं ना कहीं बृहस्पति जैसे प्लैनेट बली हो या इन पर ग्रह लगा दें, मतलब दृष्टि लगा दें, ग्रह दृष्टि, तो फिर तो कहना ही क्या। केतु का माइंड एकदम ही स्पिरिचुअल लाइन की तरफ चला जाता है। और कहीं अगर केतु इंस्पायर हो जाए नेगेटिव प्लैनेट से, तो यही अकल्ट तंत्र, उसके एजेंडे के लिए काम करना लग जाता है केतु। तो केतु की दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 केतु यहां बैठकर अपनी दूसरी जल तत्व राशि, इसमें भी यहाँ शुभ फल देते हैं, मीन राशि में भी। मैंने बताया ना, यहाँ बैठकर अपने मोक्ष के एजेंडे को उन्होंने एक प्रकार से आपकी कुंडली में एस्टैब्लिश कर ही दिया। तीनों मोक्षा हाउसेस को केतु ने प्रभावित किया। इसी प्रकार से अगर तीनों मोक्षा हाउसेस को राहु प्रभावित करता है, उसको मोक्षा से कोई खास लगाव नहीं होता है, ऐसा लग सकता है। याद रखिएगा, केतु अगर फिर भी ऐसी कुंडलियों में कहीं अपनी सपोर्टिव राशि में बली होकर उच्च का बैठा है तो कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन उस जन्म में उसको सही ट्रैक मिलने वाला नहीं है अगर राहु जैसे प्लैनेट इन हाउसेज में बैठे। याद रखिएगा, तृप्ति अंत समय में केतु देने में सक्षम रहता है। क्लियर हो गया? और राहु जैसे प्लैनेट तो उस भाव से संबंधित डिजायर को और बढ़ा देते हैं। तो ये दृष्टि बताती है कि आदमी, जैसे बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है, तो आदमी अपने 12th हाउस को लेकर, 12वें भाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से सांसारिक विषयों में कहते हैं जो ज़्यादा बॉदर नहीं करता है, पारलौकिक विषय के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करता है। ये लोग अपने व्यय को भी अपने अधीन रखते हैं और कहीं ना कहीं, क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है, मीन से संबंधित है, और जो भी व्यय करेंगे इनके हर व्यय में कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा होगा कि मेरे जीवन में मुझे तृप्ति चाहिए, मोक्षा चाहिए। फाइनल तृप्ति का मतलब मोक्षा। तो बड़ी अच्छी बात है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा नोवेल्स में, बुक्स में पैसा लगाते हैं, और वो पैसा, मतलब समझ रहे हैं आप, वो पैसा कोई गलत दृष्टि से नहीं, एजेंडा वही है, मोक्षा। तो इस प्रकार से ये लोग अपने धन का व्यय अष्टम भाव को एक्टिवेट करने में, कहीं किसी जगह मेडिटेशन का कैंप लग रहा हो, यानी एक प्रकार का सदुपयोगी है केतु पर, लेकिन बुरे प्लैनेट का प्रभाव ना हो। क्लियर हो गया? और केतु यहाँ जीवन के अंतिम दिनों में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रखते हैं आदमी को, क्योंकि मैंने बोला ना, फर्स्ट क्लास का विचार है केतु का। बहुत ज़्यादा सोचने का अर्थ कई प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न होना, और जैसे आदमी चीज़ों को छोड़ने लग जाता है, बीमारियां स्वतः ही चली जाती हैं। तो केतु का इन मोक्षा हाउसेज में प्रभाव बहुत मायने रखता है। फिर बात करते हैं, केतु सप्तम भाव में, दृष्टि हम नहीं काउंट कर रहे हैं, इसके लिए हम इनको नेत्रहीन मानेंगे, राहु को भी केतु को भी। 7 8 9 9वीं दृष्टि से केतु कर्क राशि, तीसरी जल तत्व राशि, इसको प्राइमरी मोक्षा हाउस भी कहा जाता है, उसको देखता है। देखिए, अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत बली है, चंद्रमा इधर यहाँ घर में बैठ जाता है या उच्च का होकर यहाँ बैठ जाता है, निश्चित रूप से उनका घर, उनका वाहन का सुख, माता का सुख, जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन केतु की दृष्टि ये बताती है कि आदमी अपने अच्छे भवन में भी हमेशा मोक्षा और ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। ये बहुत बड़ी अच्छी भावना है। तीनों मोक्षा हाउसेस कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं अगर केतु से, तो ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भवन में भी भूलता नहीं है कि मकसद क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। बड़ा अजीब है कि बृहस्पति जैसे ग्रह भी मटेरियल गेन में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, लेकिन अगर, मतलब हम गारंटी नहीं ले सकते अगर बृहस्पति यहाँ एक्सेल्ड करके बैठा हुआ है उस घर का, हालांकि माहौल बड़ा देवता तुल्य माहौल होगा, लेकिन जो छोड़ने का काम है वो बृहस्पति भी इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना केतु करने में सक्षम है। तो जैसे बृहस्पति एक्सेल्ड करके यहाँ बैठ जाए और फिर केतु की दृष्टि पड़ जाए,
घर उनका देवताओं की तरह, मतलब दैवीय गुण होगा उनका। क्लियर हो गया। और केतु की दृष्टि अपने इतने अच्छे मकान, भवन, वाहन, माता के सुख के बाद भी निर्लिप्त होंगे उनसे। जैसे राजा जनक की बात करते हैं तो राजा जनक राजा होने के बाद भी परमहंसों के गुरु माने जाते थे। भाई जैसे वेद व्यास के जो पुत्र हैं वो महान तपस्वी और त्यागी शुकदेव जी महाराज। क्लियर होगा, शुकदेव जी महाराज। तो उनके गुरु राजा जनक, वो राजा थे। तो इसी प्रकार का रूप होने से वो राजा होने के बाद भी उनसे लिप्त नहीं होता, उन सुखों से, उन भवन से, वाहन से लिप्त नहीं होता। ट्रैवल भी करेगा तो ये बड़ा, मतलब आज के समय पर तो इस भावना का बड़ी आवश्यकता है। लोग चाहते हैं कि सर हम कहीं वन में ना जाकर घर पे रहकर ईश्वर को प्राप्त कर लें। तो अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, बृहस्पति एक्सेल्ड करके उच्च का होकर कर्क राशि में यहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, बहुत बढ़िया। हृदय उसका बिल्कुल विकार युक्त होगा, मतलब विकार से दूर होगा, सॉरी विकार युक्त नहीं, विकार से दूर होगा। और इसमें हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में कोई समस्याएं नहीं होंगी। फेफड़े, जैसे कोई ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह करता तो फेफड़ों में समस्या आ सकती है, लेकिन ये व्यक्ति स्मोकिंग से भी दूर रहेंगे क्योंकि चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति एक्सेल्ड कर जाता है, फेफड़ों में कोई दोष दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला के यहाँ अष्टम भाव में केतु काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम देते देखे गए हैं। लेकिन कुंडली की अभी ये प्राइमरी अप्रोच हमने ली है, बृहद, मतलब जो ये जो भृगु सरल पद्धति है उसके अनुसार से हमने भी प्राइमरी अप्रोच चालू करी है। अब कई लोगों का ये कमेंट होता है कि सर एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है, तो अभी हमने एडवांस, इंटरमीडिएट या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच तो ली ही नहीं है। तो उस विषय को समझने के लिए आप निरंतर बस वीडियो देखते रहें। कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तब मैं यही कहूँगा आपसे आप कंसर्न करें, नहीं तो आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखकर भी सारी चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।